हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज़ विजय और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का टर्म 2 के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्लास 10th के अंदर टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं आज मैं वो आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये अपना तरीका नहीं है कि एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करके पढ़ाने का, बट क्योंकि पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एटलीस्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, पढ़ हम लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स 10th क्लास के आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साथ में आपका सिविक्स जो भी है, उन सब में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपके पेपर के एग्जामिनेशन में आपको उसमें बेनिफिट मिल सके। तो आइए बात करते हैं मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्स। दोस्तों इसको बोलते हैं खनिज, खनिज और साथ में एवं ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा समझते हैं ना आप, ऊर्जा के संसाधन, इसके ऊपर हमारी वीडियो बनेगी आज, और हम जितना इसमें डिस्कस कर पाएंगे उतना आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के 2 ही पार्ट आएंगे जिसमें आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट क्या है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। खनिज का हमारे जीवन में और एनर्जी के रिसोर्स का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा वैल्यूएबल रोल होता है, वो एक छोटा सा एग्जांपल है आपके टूथपेस्ट के साथ। जो आप डेली टूथपेस्ट करते हैं, क्या आपको पता है कि जो हमारे दांतों को वाइट करता है, टूथपेस्ट के अंदर एक ऐसा मिनरल मिलाया जाता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हमारे दांत जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। और कभी आपने नोटिस करा है कि टूथपेस्ट का जो क्या कहते हैं, पेस्ट का जिसमें पेस्ट भरा जाता है उसका जो कंटेंट जो बनाया जाता है वो एक एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम भी एक तरीके का मिनरल रिसोर्स है। तो दोस्तों मुझे आपको ये कमेंट करके, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे, और ये बताना है कि हमारे टूथपेस्ट के अंदर जो है किस तरीके का मिनरल मिलाया जाता है जिसकी वजह से हमारे दांत जो है सफ़ेद हो जाते हैं। उसको ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से मिलाया जाता है। तो पूरे चैप्टर के अंदर मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में इसमें समझाने की कोशिश करी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो मैं डायरेक्टली आपको एक कहानी की तरफ नहीं, अब डायरेक्टली मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कराने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ से ना मेन कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। मतलब हमारे भारत के अंदर कितने हजारों मिनरल्स हैं, हम हर दिन कुछ नए भी ढूंढ रहे हैं, कुछ हमारे पास खत्म भी होते जा रहे हैं। तो जो रिसोर्स हमारे पास बचे हुए, उन सारे रिसोर्सेज को हमें कहीं ना कहीं एनालाइज करके समझना होता है कि कितना क्लासिफिकेशन इसको करा गया है। क्योंकि 10th क्लास में है, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं होता है, तो इसलिए मैं मोटी मोटी बातें कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चुटकियों में ये चीज़ें समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो हमारे खनिज होते हैं उनको दोस्तों कैसे क्लासिफाई कर रखा है, मेटालिक में और नॉन मेटालिक में। और दूसरा तो खैर एनर्जी के रिसोर्स है ही। मेटालिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो धातु की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें धात्विक बोला जाता है, धात्विक। और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो अधात्विक होते हैं, अधातु के रूप में पाए जाते हैं। धातु मीन्स मैं कह सकता हूँ ठोस फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कुछ भी मिनरल है, ये एक फोन है, ये ठोस फॉर्म में है ना, तो ये मेटालिक फॉर्म में। और मेटालिक फॉर्म को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है। एक होता है हमारा फेरस जिसमें लोहांश, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। एक होता है नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा जो होती है कम होती है। यानी कि मेटालिक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि फेरस और नॉन फेरस, यानी कि लोहा और अलोहा। उसके बाद इसके 2 पार्ट होने के बाद जो नॉन मेटालिक है उसको अलग तरीके से बनाया गया है। और नॉन मेटालिक के अंदर मीका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ईटीसी, ये तो ऐसे ही रहते हैं। और एनर्जी के रिसोर्स तो हमें पता है कि एनर्जी के रिसोर्स 2 तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो कई साल लगते हैं उनको बनने में, कई समय लगता है। नॉन पारंपरिक जैसे कि बायोगैस है, उसके बाद विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनको दोबारा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मतलब पूरे चैप्टर के अंदर जो मिनरल्स का मेन फोकस कराया गया ना, वो ये कराया गया। अगर आपको ये चुटकियों में समझ में आ जाता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मिनरल्स होते क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ज्यादा समझनी है, फेरस, नॉन फेरस, धात्विक, अधात्विक, लोहा, अलोहा। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश होगी ही नहीं। तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है कि मिनरल्स जो है ऑफकोर्स हमारे जीवन के अंदर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। आप शॉप
के अंदर ले लीजिए आप क्या कहते हैं, उसके बाद कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द मिनरल्स। इवन आप जो भी अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइप, अपने घर के अंदर सीमेंट, आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट, लाइट, बल्ब, फोन, पंखा, ये सारी चीज़ें मिनरल से ही बनी है। यानी कि आप लोग अपनी लाइफ में खनिजों से कितने घिरे हुए हैं आपको भी नहीं पता। तो असल में मिनरल्स होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप पार्क में जाते हैं, पार्क में बच्चा खेलते खेलते क्या कहते हैं, किसी पत्थर को उठा लेता है। पत्थर एक ठोस फॉर्म में है, एक मिट्टी को उठा लेता है, वो एक सैंड फॉर्म में है, और ऑफ कोर्स वो अधात्विक हो गई। मेटालिक और नॉन मेटालिक दो एग्जांपल बता दिया मैंने कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो ऑफ कोर्स पार्क के अंदर खेलने के लिए जाता है। अब बच्चा पार्क के अंदर खेलने के लिए जा रहा है तो उसने एक क्या कहते हैं, एक स्टोन उठा लिया, एक स्टोन उठा लिया, और एक उसने क्या कहते हैं सॉइल मुट्ठी भर सॉइल अपनी हाथ में रख ली। अब इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सॉइल जो हो, स्टोन जो होगा, ऑफ कोर्स आप देखते हो कि वो एक ठोस फॉर्म में होता है, और सॉइल तो देखो ऐसी होती है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जो स्टोन है, क्या स्टोन एक मिनरल हो सकता है क्या स्टोन एक मिनरल हो सकता है क्या, या जो सॉइल है क्या वो एक मिनरल हो सकता है? नहीं। कैसे नहीं हो सकता है, उसका जीता जागता एग्जांपल ये देखिए। मान लीजिए कि स्टोन उसने उठाया, अब स्टोन उठाने के बाद वो मिनरल इसी वजह से नहीं है क्योंकि देखो स्टोन तो नेचुरली बनता है, आप उसे बना नहीं सकते, वो कितने स्लो प्रोसेस के अंदर चल रहा है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर नेचुरली कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब उसके इंटरनली स्ट्रक्चर्स में कुछ होना चाहिए, उसके सब्सटेंस में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम एनर्जी के रूप में या दूसरी चीज के रूप में उसको हम बना सके। देखो जैसे कि आप पार्क के अंदर जाते हो, जब पार्क में आप खोदने लगते हो, जमीन को जब आप खोदने लगते हो तो क्या लोहा डायरेक्टली मिल जाता है क्या कि चलिए पापा आज पार्क चलते हैं और 1 फुट सरिया खोद के लाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। देखिए वहां पे आपको जब लोहा मिलेगा ना तो लोहा एक फॉर्म में मिलेगा जिसे हम मिनरल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एक स्टोन होगा या जो भी एक चीज होगी वो ठोस फॉर्म में तो होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ऑफ कोर्स नेचुरली बना रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि उसको हम एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें से कुछ चीजें निकाल के फिर दूसरा मिनरल्स बनाते हैं। तो दोस्तों ये है मिनरल्स, और ऑफ कोर्स दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल जो है वो डायमंड है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और सबसे सॉफ्टेस्ट जो है वो टाल्क है। तो ये चीज याद रखिएगा, एमसीक्यू में अगर आपकी किस्मत खराब रही तो शायद से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इसे हम मिनरल्स कहते हैं, और आप देख सकते हो कि अपनी लाइफ के अंदर हम हर जगह मिनरल्स के घिरे हुए हैं, और हमें खुद को नहीं पता कि कार बाइकों के अंदर जो लोहा एल्युमिनियम इस्तेमाल हो रहा है वो असल में एक मिनरल से ही निकाला जाता है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। अब देखो यहाँ पे मिनरल्स जो है ऑफकोर्स मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो होमोजीनियस सब्सटेंस कॉम्बिनेशन से ही बनाए जाते हैं और उन्हें ही मिनरल्स कहा जाता है। अब मिनरल्स के अंदर काफी लंबा समय लगता है, ऑफ कोर्स काफी लंबा समय, एक ही दिन के अंदर तो मिनरल्स बनते नहीं है, तो उसके फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से उसको मटेरियल फॉर्म में कुछ बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ठोस फॉर्म है, कोई एक पत्थर है, अब वो पत्थर फिजिकली यहाँ कैसे आया, केमिकली उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, रासायनिक और भौतिक रूप से हमें समझना जरूरी होता है कि वो कैसे बना। तो बनने के लिए आपको बस एग्जामिनर ने एक आपको बता रखा है कि ज्योग्राफिकल ने अर्थ के क्रस्ट को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, लैंड फॉर्म को समझा, और फाइनली उन्होंने अलग अलग टाइप के मिनरल्स को बताने की कोशिश करी। ऑफ कोर्स मिनरल्स 3 टाइप के ही होते हैं, जैसे हम अग्नाशय, अवसादी और कायांतरित सेलों में देखने की कोशिश करते हैं। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं, उसके बाद सेडिमेंट्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपने एक और देखना है, वो है आपका मैं दिखा देता हूँ, मेटामॉर्फिक है पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन ये कैसे बनता है, किस किस फॉर्म में होता है, इतना डीपली स्टडी आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा समझना है कि असल में होता क्या चीज़ है ये। अब देखिए मिनरल्स जो होते हैं ना वो एक और में पाए जाते हैं, मैंने बताया ना स्टोन है, एक और है, मतलब डायरेक्टली मिनरल्स डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि ये जमीन के ऊपर रखा हुआ उठा लो मिनरल्स और इससे कुछ इस्तेमाल कर लो, नहीं, वो एक आयरन एक और फॉर्म में पाया जाता है, और ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ मिक्सचर्स
स्ट्रक्चर्स होते हैं अदर एलिमेंट्स के, दूसरे तत्वों के, और उसके बाद हम उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसमें से चीज़ों को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉर्मल सा तरीका है जिसकी वजह से हमारा जो मिनरल्स है ना, डिपेंड करता है कि वो कैसे हमें उसे निकालना होता है। अब जैसे कि मिनरल्स के बारे में मैंने मेटालिक और नॉन मेटालिक तो आपको बता ही दिया है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि मिनरल्स निकलते कैसे। अब देखो इंडिया है, अब इंडिया की अच्छी बात यह है कि हम जिस जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं ना, तो इंडिया के अंदर सब टाइप के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मिनरल्स अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हमारा लाइफ ना बिना मिनरल से चल नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कि ट्रेन है, ट्रेन में लोहा इस्तेमाल होता है, तो लोहा बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से ही खरीदते रहेंगे। अगर हमारे इंडिया के अंदर लोहा यानी कि आयरन ओर अगर हमें मिलेगा तो ऑफकोर्स हम उसे हाईली टेम्परेचर में गला के हम उसमें से लोहा निकाल सकते हैं, और फिर हम पूरा रेलवे, पटरी, पूरा लोहा कहीं भी इस्तेमाल होना ना, वो खनिज है। और ऑफकोर्स हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े लेवल में हमें कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी हमें मिनरल्स मिलता है, लेकिन ऑफकोर्स वो अलग अलग जगहों पे है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही जगह पे ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती है ना। हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलती है, वो तो एक नेचुरली बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। अब एक एक करके स्टडी करते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स होते क्या है, क्या आप लोग मिनरल्स निकाल सकते हैं, क्या आप क्या कहते हैं अपने इंडिया के अंदर मिनरल्स बना सकते हैं, या आप पे उसका अधिकार है या नहीं। अब देखिए मिनरल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लाखों साल से कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने प्रकृति ने उसको एक जगह इकट्ठा करके डिपॉजिट कर दिया, और ऑफकोर्स वो एक जगह कहीं रिजर्व्ड हो गए, जमीन के अंदर कई लाखों सालों से रिजर्व होते जा रहे हैं, और वो माइंस में तब्दील हो जाते हैं, खनन बोलते हैं इसे, इसमें तब्दील हो जाते हैं। और तब्दील होने के बाद फिर सरकार को पता चलता है अपनी मशीनों से कि हाँ यार इधर ज़मीन में इतनी गहराई पे अगर खोदेंगे ये माइन है, और ऑफकोर्स खोदने के बाद इतना हमें आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, मिका, साल्ट, टाल्क जो भी है वो सब हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम उसे निकालेंगे, और निकालने के बाद उसमें कुछ भी हम टेक्निकली कुछ भी इन्वॉल्व करेंगे, और इन्वॉल्व करने के बाद प्रोसेस के बाद हम उसका एनर्जी का या उसका जो मिनरल्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया में कौन कौन सा है देख लीजिए। फेरस है, फेरस मिनरल्स जैसे मैंने अभी बताया आपको, धात्विक मिनरल्स होता है, ये धात्विक मिनरल्स होता है ना, धात्विक मिनरल्स होता है, ये ठोस फॉर्म में पाया जाता है। और ऑफकोर्स इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री लोहे वाली होती है, सारी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड होती है, और ये आयरन ओर से ही निकलता है। आयरन ओर एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का ओर हो गया, एक मिनरल हो गया। इसको जब हाईली टेम्परेचर पे गलाया जाएगा तो उससे लोहा निकलेगा। अब इसमें भी आयरन ओर में भी दो तरीके के क्या कहते हैं लोहा होता है। एक आयरन ओर में मैं कह सकता हूँ कौन सा है, मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा, इसमें 70% लोहा होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, मैग्नेटाइट है, और उसके बाद हेमेटाइट, जिसमें से 50 से 60% जो होता है लोहा होता है। ये बेसिक पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना कि फेरस के अंदर जो आयरन ओर है उसके दो टाइप होते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट के अंदर 70% लोहा होता है, जो लोहे जो चुंबक को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें से 50 से 60% लोहा होता है हेमेटाइट, और जो ऑफकोर्स हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो ऑफकोर्स इंडिया के अंदर आज की डेट में उड़ीसा में 52% अगर हम देखें आयरन ओर पाया जाता है, तो उड़ीसा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको याद होगा अशोक ने बैटल ऑफ कलिंगा उड़ीसा में ही लड़ा था, क्योंकि उसके लिए उड़ीसा बहुत महंगा था, क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। और आपको पता होगा कि मगध साम्राज्य की खासियत भी यही थी कि उनके पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनके तलवार अलवार जो थे सारी चीज़ें वो बनती थी। दूसरी अगर इसकी बात करें कि हमारे पास जो आयरन ओर है, आयरन ओर उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, इधर पे आयरन ओर पाया जाता है। तो ऑफकोर्स हमारे इंडिया में क्योंकि रिच रिसोर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें से आयरन ओर हर जगह नहीं मिलता है, उसकी भी एक पर्टिकुलर एक जगह है, एक रीजन है उसका। इन्होंने आपकी बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा कि मेजर आयरन ओर बेल्ट, यानी कि जो लोहा अयस्क इसको हिंदी में बोलते हैं, जो मेजर जगहें वो कहां पे हैं, उन बेल्ट को क्या कहा जाता है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, इतना याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा, पता चल जाएगा कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। दुर्ग, बस्तर, छोटा नागपुर बेल्ट, ये भी एक बेल्ट है, इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं और आयरन ओर कहाँ पाया जाता है। दूसरा भिलाई, क्या नाम, भिलाई, चित्तर दुर्ग, और उसके बाद ये
चिकाम्बा दुर्ग और जो भी है इधर इलाके का नाम है, ये भी एक बेल्ट है, यहाँ पे पाया जाता है। और लास्ट बेल्ट जो है हमारी, वो बेल्ट है हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। मतलब ये बेल्ट आपको ये याद रखनी है, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि आयरन और अगर एक मैग्नीशियम हो, आयरन और अगर एक मिनरल्स है, उससे लोहा निकाला जाता है और भारत की रीढ़ की हड्डी बैकबोन लोहा है और वो आयरन और से निकाला जाता है, तो कहाँ कहाँ मिलता है वो, उसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है। मैप पता होना आपको ज़रूरी है, एटलीस्ट मैप में आप ये देख सकते हैं, ये मैप पूरा का पूरा बता रहा है आपको कि ये मैप है। इस मैप में हमने देखा कि यहाँ पे ये सारी बेल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन और फील्ड में ये इलाका बता रखा, आयरन और माइंस, आयरन एक्सपोर्ट फील्ड, मैग्नीशियम, बक्साइट, मीका। ये मैप आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में भी आपके ये आता ही आता है। इस तरीके से हमें ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे आयरन और के बाद एक और चीज़ की बात करते हैं, मैग्नीशियम की। देखो मैग्नीशियम जो है वो भी एक तरीके का मिनरल्स है, ज़मीन के अंदर डायरेक्टली नहीं पाया जाता, लेकिन मैग्नीशियम जो है, जैसे स्टील का आप इस्तेमाल करते हो ना, जैसे स्टील की पाइप आपके घरों में लगी होती है, उस स्टील को डायरेक्टली नहीं निकाला जाता है, स्टील को मैग्नीशियम से निकाला जाता है। तो मैग्नीशियम जो है स्टील बनाने के लिए और ऑफ कोर्स ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम महाराष्ट्र के अंदर 25%, मध्य प्रदेश के अंदर 27%, आंध्र प्रदेश में 10%, कर्नाटका में 11%, उड़ीसा में 25% हमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम जो है देखने को मिलता है। तो मैग्नीशियम जो है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैग्नीशियम भी। तो आप मैग्नीशियम से स्टील बनाते हैं। अब नॉन फेरस की अगर बात करी जाए तो नॉन फेरस, जिसमें मैं कह सकता हूं ये नॉन फेरस जो आधात्विक फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में नहीं होता है, तो नॉन फेरस में आ गया कॉपर, बॉक्साइट, लेड, उसके बाद जिंक, गोल्ड, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो नॉन फेरस मिनरल्स के ऊपर डिपेंड होती है। और ऑफ कोर्स उसमें से सबसे पहला कौन सा आ गया, सबसे पहला आ गया आपका कॉपर। कॉपर जो है वो भी एक तरीके का खनिज ही है दोस्तों, लेकिन खनिज में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक केबल जितनी भी बनती हैं, इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट जितने भी बनते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, जितना गोल्ड है उसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो झारखंड के अंदर, बालाकोट के अंदर, खेतारी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और इधर के इलाकों में कॉपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉपर के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉपर जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक में जितनी केबल होती है, आपने देखा कॉपर की केबल जा रही होती है, तो उसके अंदर से करंट आसानी से पास हो जाता है। लोहे के अंदर से करंट पास नहीं करवा सकते, कॉपर के अंदर से करंट पास करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, गोल्ड के अंदर जो मिलावट होती है वो कॉपर की होती है, लोहे की मिलावट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कॉपर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट की बात करें तो ऑफकोर्स बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम बनाने के लिए कारगर साबित होता है। और बॉक्साइट जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में कहता है। एल्युमिनियम तो आपने अपनी लाइफ में कितनी जगह इस्तेमाल करा होगा, तो ये इलाके बता रखे कि कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ऑफ कोर्स दुनिया के अंदर भारत एक ऐसी जगह थी जहाँ पर 49%, जो हमने 2016 और 17 का डेटा उठाया था, उसमें उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉक्साइट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों चाहे मैग्नीशियम की बात ले लो, बॉक्साइट की बात ले लो, और चाहे कॉपर की बात ले लो, चाहे आयरन ओर की बात ले लो, ये सारे के सारे मिनरल्स उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, इधर के इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब मेन बात ये करते हैं कि अगर ये जो जितने भी मिनरल्स हैं, अभी तक तो हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या इन मिनरल्स को आपके पास अधिकार है निकालने का कि चलो ऐसा करते हैं कि कोई पार्क जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं, उस पार्क को खोदेंगे और शायद से वहाँ के अंदर से कोई मिनरल्स निकल जाएगा, और मिनरल्स जब निकल जाएगा तो उसको हम अपना घर में लोहा बनाने का इस्तेमाल करेंगे। इज इट वेरी नॉट ईजी टू लिसनिंग, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे करोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो इसमें आपको एक स्टोरी समझा रखी है, एक बता रखा है कि सही मायने में एक जगह है जहां पर क्या कहते हैं ऐसा होता था, लेकिन बाद में सरकार ने क्या कहते हैं इसको मना कर दिया। रेड होल माइनिंग इसको बोला जाता है। और ये एक अपवाद मैं बोल सकता हूँ, अपवाद कि पहले कई साल पहले ऐसा होता था कि जोविया और उसके बाद चेरापूंजी एक जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत लंबे समय से एक फैमिली जो थी कोल को माइनिंग करने का काम करती थी। केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, एक बंदा था जो पूरा का पूरा केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड को 20 सालों के लिए, आई थिंक 70 सालों के लिए लीज पे सरकार से ले लेता है और कहता है कि यहाँ से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का काम मेरा होगा। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने
इसको पूरी तरीके से एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपको कोई भी रिसोर्स मिल जाता है कि आपने पता कर लिया कि यार यहाँ पे ना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बॉक्साइट पाया जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या कहते हैं एल्युमिनियम तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर पाया जाता है, मीका, या जो भी चीज़ें पाई जाती है पाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल क्या आप लोग खुद से कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। सरकार ने इसको मना कर दिया है, बिना किसी सरकार की परमिशन के आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे रिसोर्स अब राष्ट्रीयकरण हो चुके हैं, सारे रिसोर्सों पे सरकार का हक होता है। बहुत सालों से क्या कहते हैं एक फैमिली थी जो इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती थी और इसे हमने रैट होल माइनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक क्या कहते हैं तरीका होता है जिससे सरकार ने ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अब आप भी घर में ऐसा मत कर लीजिएगा कि किसी भी चीज़ को पिघलाने बैठ रहे हैं, किसी भी मैग्नीशियम को पिघलाने बैठ रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि यार इसमें से एल्युमिनियम निकलेगा। निकल सकता है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आप नहीं कर सकते ऐसा। तो केजीएफ फिल्म के अंदर ये सीन हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि फिर बाद में सरकार ने उस माइन को ही बंद कर दिया, है ना, क्योंकि माइन क्यों करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा रिजर्व्ड गोल्ड था, बहुत सारा, समझ रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से समझ में आया होगा कि क्या बातें बताई जा रही है। वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे किस तरीके से जो नॉन मेटालिक के दूसरे और फॉर्म होते हैं उसमें हम बात करेंगे कि और सारी और चीज़ें क्या हो सकती है। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।